नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पर्णरंध्र की संरचना। पर्णरंध्र की संरचना का हम लोग पढ़ेंगे के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों द्वारा होता है, जिन्हें पर्णरंध्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बहुवचन में स्टोमेटा, एक वचन में स्टोमा कहते हैं। तभी आपकी इस राजस्थान बोर्ड की इंग्लिश में जो किताब उसमें लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमा। ठीक है। पर्णरंध्र जो होता है ये बीच में आपको, और जूम करता हूं मैं इसको, इस चित्र में देखें। पर्णरंध्र, रंध्र इस छेद को बोल दिया, ये जो छिद्र है इसको बोल दिया रंध्र। रंध्र को बनाने को घेरने वाली दो कोशिकाएं होती है जो रंध्र को चारों ओर से घेर के रखती है। इन कोशिकाओं बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। अंग्रेजी में गार्ड सेल्स, हिंदी में द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं तीन मामलों में अन्य अधिचर्मी कोशिकाओं से भिन्न है। द्वार कोशिकाएं पर्ण की अधिचर्म पर ही मिलती हैं और अन्य अधिचर्मी कोशिकाओं से ये तीन मामलों में भिन्न है। पहला, इनकी आकृति भिन्न है। इनकी आकृति सेम के बीज जैसी होती है सामान्यतया। घास के कुल घास कुल जिसको पोएसी कहते हैं, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा वगैरह, उनमें डंबल की आकृति के होते हैं। डंबल डंबल आपको पता ही है, ये जो जिम वगैरह जाते हैं एक्सरसाइज के लिए काम में लेते हैं। बीच में से पतले, किनारों से मोटे। और सेम के बीज इस प्रकार, ये किडनी शेप कह सकते हैं, वृक्क के आकार की। एक भिन्नता तो ये हो गई, आकृति इनकी अन्य अधिचर्मी कोशिकाओं से भिन्न है। दूसरी, इनकी जो कोशिका भित्ति उसकी मोटाई में भी भिन्नता है। कोशिका भित्ति जो रंध्र की तरफ है, छिद्र की तरफ है, वो मोटी होती है, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक मोटी होती है। और परिधि की तरफ जो कोशिका भित्ति है वो पतली है। परिधि की तरफ कोशिका भित्ति पतली, छिद्र यानी रंध्र की तरफ अत्यधिक मोटी होती है। तो द थिकनेस ऑफ सेल वॉल इज डिफरेंट। ठीक है। परिधि की तरफ पतली कोशिका भित्ति और रंध्र की तरफ मोटी कोशिका भित्ति। तीसरा, इनमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक, अन्य अधिचर्मी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होता। इसका मतलब ये प्रकाश संश्लेषी अधिचर्मी कोशिकाएं होगी, प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोशिकाएं होगी। ठीक है। तो संरचना तो बहुत सिंपल सी भी, कि रंध्र को घेरने वाला दो कोशिकाओं से घिरा हुआ रहता है, उनको बोलते हैं द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स। अब गार्ड का हिंदी में रक्षक होता है, तो कुछ किताबों में रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। द्वार कोशिका को घेरने वाली जो अधिचर्मी कोशिकाएं हैं उनको गौण कोशिकाएं कहते हैं। गौण कोशिकाएं, और कुछ किताब में द्वितीय कोशिकाएं कहते हैं। ये गौण कोशिकाएं हैं जो द्वार कोशिका को घेर रही है। तो इस चित्र में ये एक, ये दूसरा, तीसरी, चौथी, 5 गौण कोशिकाएं दिखाई है। इनके बाहर और कोई कोशिका हो तो उसको सामान्य अधिचर्मी कोशिका कहेंगे। ये कोशिका, ये वाली कोशिका गौण कोशिका नहीं है, जबकि ये वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे कहें तो ये गौण कोशिका है, परंतु इसके बाहर यदि कोई कोशिका हम लोग बना दें, जैसे इसको बना दी कोशिका, ये गौण कोशिका नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब आपको विभिन्न चित्रों के द्वारा इनको मैं आपको विभिन्न प्रकार के रंध्र दिखाता हूँ। ठीक है। तो पहले सूक्ष्मदर्शीय चित्र दिखाते हैं आपको, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं। पहले तो ये सामान्य चित्र दिखाते हैं। ये देखिए, बिना एक आरेखीय चित्र ही है। ये द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल्स लिखा है इन दोनों को। ये सेम के बीज के आकार की है, ऐसे सेम के बीज या किडनी शेप। ये बीच में छिद्र हो गया इसलिए इसको लिखा है पोर, यही रंध्र है। ठीक है। ये जो अधिचर्मी कोशिकाएं हैं जो इनको घेर के रखी है, यही गौण कोशिकाएं हैं, यही गौण कोशिकाएं हैं। अब ये घास के कुल, ये जो दूसरा चित्र ये घास के कुल का है, इसलिए इनकी द्वार कोशिकाएं डंबल के आकृति के, डंबल शेप, डंबल सेल।
ठीक है। बाकी वही ये गौण कोशिकाएं हो गई, तभी गौण कोशिका को अंग्रेजी में कहते हैं सब्सिडरी सेल। यहाँ पे देखो इसका नाम दिया गया, ये रहा सब्सिडरी सेल, जो द्वार कोशिका को घेरती हैं। ये हो गई द्वार कोशिका, इनको घेरने वाली कोशिकाएं गौण कोशिका या सब्सिडरी सेल, सहायक कोशिकाएं भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो ये रंध्र देखो ऐसे दिखाता है। ये घासकुल का रंध्र, घासकुल का रंध्र, तो ये रंध्र तो ये रहा छोटा सा, ये लंबा जो दिख रहा है ये डंबल के आकृति की द्वार कोशिकाएं, ये द्वार कोशिकाएं डंबल आकृति की। ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति देखो बहुत मोटी है, तभी साइड में इसमें नामांकन में लिखा है हेवीली थिकन्ड गार्ड सेल वाल, अत्यधिक मोटी द्वार कोशिका की कोशिका भित्ति। ठीक है। ये दिख रहा है सेम के बीज की आकृति वाले द्वार कोशिकाएं, ये इस चित्र में ये रंध्र दिख रहा है। ठीक है। ये किसी अन्य पादप में रंध्र दिख रहा है। ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ये दिखाई देता है। ये भी पादपों में 3 दिख रहे हैं। ठीक है। और चित्र भी आपको मैं दर्शाता हूँ, दिखाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, एक इन द्वार कोशिकाओं को, ये तो ऊपर से देख रहे हैं, द्वार कोशिकाओं को भी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये देखो ये जो 2 द्वार कोशिकाएं हैं उनको जूम करके दिखाया गया है। तो ये बाहर जो है वो एटमॉस्फेयर यानी बाह्य वातावरण है, तो इधर भी बाह्य वातावरण। ये बीच वाला छिद्र हो गया इनके, ये वाला। और अंदर पत्ती का आंतरिक भाग, तो आपको जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि ये सब स्टोमेटल कैविटी कहलाता है, जहाँ पे खुलते हैं। तो ये द्वार कोशिका हो गई। ठीक है। इसके अंदर ये केंद्रक दिख रहा है, ये इसका हरित लवक दिख रहा है, ये वाला लवक, तभी नाम लिखा है प्लास्टिड। ठीक है। ये बड़ी रिक्तिका जो सफ़ेद खाली जगह है उस वो रिक्तिका है, पादप कोशिका की विशेषता होती है, रिक्तिका होती है उसमें बड़ी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा चित्र है। अब अन्य चित्र के द्वारा दर्शाएं आपको, तो आपको मैं दिखाता हूँ। पहले तो ये भिन्नता दिखाते हैं, ये घास की, ये बीच में ये द्वार कोशिका दिख रही है आपको, डंबल शेप्ड है। ये सब्सिडरी सेल या सहायक कोशिकाएं या गौण कोशिका, ये सेम के बीज के आकार की द्वार कोशिका। ठीक है। और ये रंध्र का छिद्र हो गया, और इसको घेरने वाली 1 2 3 ये 4 और इधर 5 ये सब्सिडरी सेल्स हो गई। ठीक है। और देखते हैं, ये देखिए अनेक रंध्र दिख रहे हैं इसमें, 1 2 ऐसे बहुत सारे। अब इनको जैसे इस एक पर चलता हूँ तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 इस रंध्र के लिए कौन सी कोशिका हुई? सब्सिडरी सेल। लेकिन ये जो कोशिका है, रंग चेंज करके मैं बताता हूँ, ये वाली जो कोशिका है ये किसी के लिए भी गौण कोशिका नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी भी द्वार कोशिका को घेर नहीं रही है। तो ये वाली जो कोशिका है ये सामान्य अधिचर्मी कोशिका हो गई। ठीक है। और चित्र देखते हैं, ये भी देखो काफ़ी स्पष्ट, बहुत ही अच्छा चित्र है। ये द्वार कोशिका दोनों, इनकी ये देखो इधर अंदर की तरफ रंध्र की तरफ देखो कोशिका भित्ति मोटी है, और ये बीच में छिद्र। ठीक है। और ये बाहर गौण कोशिकाएं। ये और देखिए रंध्र 1
ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, और ये साइड में टुकड़े जैसे दिख रहे हैं, तो ये रंध्र है सभी। और ये इनकी गौण कोशिकाएं, ये सब गौण कोशिकाएं होंगी। तो ये पर्णरंध्र की संरचना हो गई आपकी। और कल हम लोग इस पर देखते हैं अपने बुक में क्या लिखा है। अब ये कोशिका भित्ति में भिन्नता का क्या कारण हुआ? कोशिका भित्ति का भिन्नता की मोटाई में भिन्नता से ये फायदा हुआ कि जब अब ये रंध्रों में विशेषता है कि दिन के समय ये खुल जाते हैं और रात्रि में बंद हो जाते हैं। तो ये बंद वाला चित्र और ये खुलने वाला चित्र, ठीक है। तो इनके खुलने और बंद होने के संबंध में ही इनमें हरितलवक का पाया जाना एक कारण है कि वो इसको खोलने बंद करने में कारण कुछ फ़ायदा करेगा। और इसकी कोशिका भित्ति की मोटाई में भिन्नता भी खोलने बंद होने में सहायक है। दिन के समय ऐसा कुछ परिवर्तन होता है कि गौण कोशिकाओं से पानी इनके अंदर प्रवेश कर जाता है द्वार कोशिका में। द्वार कोशिका में पानी भरने के कारण से द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और तन जाती हैं। तनते हैं तो अरीय रूप से विन्यासित इनमें विशेष तंतु होते हैं जो इनको बाहर की तरफ खींचते हैं। बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये रंध्र खुल जाते हैं। और जैसे ही अंधकार होता है इनमें परासरण दाब में परिवर्तन होता है, तो जल का बहिःपरासरण होता है, पानी बाहर आ जाता है, द्वार कोशिका स्लत हो जाती है और मोटी अंदर वो कोशिका भित्ति इसको अंदर की तरफ खींच लेती है द्वार कोशिकाओं को, जिससे रंध्र बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब औसतन जो किसी पत्ती में रंध्रों की संख्या देखो कितनी हो सकती है। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 100 से लेकर 60,000 तक रंध्र पाए जा सकते हैं। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एक छोटा सा भाग है, इतना सा मान सकते हैं। इसमें 100 से लेकर 60,000 तक रंध्र पाए जा सकते हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। आज काफ़ी छोटा वीडियो बनाया। कल मैं खुद एक पीपीटी बनाकर आपको और पीपीटी और वीडियो की सहायता से आपको समझाऊंगा कि रंध्र खुलते और बंद होने की प्रक्रिया कैसी होती है। इस संबंध में मुख्य रूप से 3 इसमें 2 तो परिकल्पनाएं हैं। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, एक स्टार शुगर हाइपोथेसिस, एक स्टीवर्ट्स हाइपोथेसिस और एक ये सिद्धांत है, ठीक है। सिद्धांत और परिकल्पना, हाइपोथेसिस और थियरी में अंतर होता है। हाइपोथेसिस परिकल्पना है, परिकल्पना में नाम यार है, कल्पना है, जिसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस। और जो किसी वैज्ञानिक प्रयोगों और सिद्धांतों के आधार पर जो प्रमाणित होता है या किन्हीं प्रयोगों के आधार पर जो जनरलाइजेशन या जो सामान्यीकरण निकाला जाता है, उसके लिए आता है सिद्धांत, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।